हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सीटेट के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप सभी को एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सीटेट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सीडीपी का आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। सीडीपी के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो इसी नज़रिए से आपका ये मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पहला, निःशुल्क व अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है 2009, वो आपके जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अब बताइए किस एज के बच्चों के लिए ये आपका अधिनियम निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ऑप्शन पहला है 6 से 18 वर्ष, बी है 3 से 18 और सी ऑप्शन कह रहा है 6 से 14 और डी कह रहा है 6 से 22। तो यहाँ देखिएगा, अगर सामान्य बच्चों की दोस्तों बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं जो भी स्टूडेंट हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे बात है आपकी दिव्यांग बच्चों के लिए। तो दिव्यांग बच्चों के लिए दोस्तों 6 से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बहुत मीठा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, यहां आपको बतानी है। जन्म से लेके 24 महीने यानी 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या आपका 11 से ऊपर। तो दोस्तों, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके जीन पियाजे साहब ने दी है और उन्होंने स्टेजेस बताई हैं आपकी। कौन सी सेंसरी मोटर स्टेज आपकी होती है 0 से लेके 2 वर्ष, ठीक है। प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 7 वर्ष। अब अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो आपकी 7 से 11 वर्ष होती है और फिर आपका होता है क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी 11 एंड अबव, ठीक है, 11 से ऊपर। तो यहाँ कह रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो 2 से 7 वर्ष हो जाएगी। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी संबंधी कारक है। अब बताइए, आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो ये दोस्तों अब समझिएगा, यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि किसी का पिता अगर दोस्तों सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करता है तो उसका बेटा भी करेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी भी आपका कह रहा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चिंतन पैटर्न ये आपका हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। आंखों का रंग यानी जैसा आपके माता या पिता के आंखों का रंग होगा वैसा ही बच्चे का होगा। तो ये दोस्तों आनुवंशिकता पर डिपेंड है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका हेरिडिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अगर आप दोस्तों सीडीपी के टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो दोस्तों, अधिगम जो होता है वो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ होता है जहाँ बच्चे करके सीखते हैं, खुद करते हैं। तो इस नज़रिए से अगर बात करें हम, तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दीजिए। वो अगर खुद एक्टिविटी करेंगे तो उतना ज़्यादा उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिव होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी आपने देखा होगा, छोटा बालक पहले कोई चीज़ पकड़ता है तो पहले अपने हाथ को ले जाता है, उंगलियों को ले जाता है, फिर हाथ उंगली एक साथ ले जाके और उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो इससे दोस्तों क्या, ये कौन सा सिद्धांत आपका हो जाएगा, ये आपका ना तो परस्पर संबंध का सिद्धांत होगा, ना सामाजिक अधिगम तो आपका नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगा, आपका एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे दोस्तों एकीकरण बोलते हैं, तो ये एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, इसमें त्रुटि जो होती है, आप बताइए कि त्रुटि अप्रासंगिक है या आपका केवल विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक है, या त्रुटि सिर्फ विद्यार्थियों से हो सकती है, या आपका केवल अध्यापकों से या सिर्फ अध्यापक से ही हो सकती है, या अप्रासंगिक है, या आपको बताना है विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है।
तो त्रुटि आपका किसी से भी हो सकती है और त्रुटि आपका सीखने का एक बेहतर ढंग से सीखने का एक माध्यम भी है। बच्चा त्रुटियां करेगा तभी सीखेगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। हमारा काम है आपको 130 प्लस का आपका लक्ष्य पूरा करवाना। इसके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे और इससे एनर्जी बढ़ेगी और मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर सकूंगा। अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो याद आपका जहां शब्द दिख जाए वो ऑप्शन आपको कट कर देना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना हो सकता है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये आपका बिना और केवल वाले शब्द जो हैं वो आपके किस में जाएंगे, निगेटिव, तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। अगला है कॉपी करना, अनुकरण करना, ये आपका दोस्तों नकल करना यानी कॉपी करना, ये आपका क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच में संबंध यानी रिलेशन को खोजना, सर्च करना, ये सबसे प्रभावशाली माध्यम हो जाएगा अध्यापन का, तो आपका बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारी के लिए स्रोतों की खोज करता है वह शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है। तर्क वितर्क का मतलब ये दोस्तों नहीं है कि उल्टी सीधी बातों का तर्क वितर्क, यहाँ पे तर्क वितर्क आपका अधिगम से संबंधित है और ये अच्छा होता है, बच्चे और शिक्षक के बीच में अच्छा संबंध है। बच्चा जब पूछेगा तब शिक्षक बताएगा, शिक्षक जो चाहेगा वो बच्चा सीखेगा, तो तर्क वितर्क अच्छा माना जाता है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों नई नई जानकारी और जानकारी के लिए स्रोतों की खोज भी बच्चा कर रहा है, तो ये बच्चा आपका किस में आएगा, प्रतिभाशाली बालक में आएगा। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर बच्चे को कोई काम दिया गया, शिक्षक ने दिया और बच्चा अच्छे तरीके से सोच रहा है, उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहा है, कई तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो ये बच्चा आपका, उसकी सोच जो होगी वो क्रिएटिव थिंकिंग होगी यानी सृजनात्मक सोच होगी। बी ऑप्शन थम्स अप कर दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन कह रहा है जो आपका क्रिएटिविटी है की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? बच्चा क्रिएटिव है आप कैसे पहचान करेंगे? अति सक्रियता हो यानी ओवर एक्टिविटी करे बच्चा, नहीं, ये तो आपका नहीं लक्षण होगा। असतर्कता तो हो ही नहीं सकता। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता हो ही नहीं सकता। आपका अपसारी चिंतन यानी आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये आपका क्या होगी? इसमें बच्चा आप पहचान करेंगे कि बच्चा क्रिएटिव है, क्योंकि इसमें बच्चा, जैसे आपने कहा बच्चों, मान लीजिए कि वेस्ट आप पॉलीथीन डालते हैं, इससे क्या होगा, तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे के पास बहुत सारे जवाब होंगे कि वातावरण इससे प्रभावित होगा, इसे कोई जानवर खाएगा दोस्तों, ऐसा बच्चा बताएगा, इससे जानवर खाएगा तो उसे भी हानि पहुंचेगी। तो इस तरीके से कई सारे रीज़न बच्चा बता सकता है, तो ये उसकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी। इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन में एक सवाल को कई तरीके से बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कई सारे तरीके बताते हैं। ये आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा इसका राइट जवाब। और इसका मैं अभिसारी और अपसारी चिंतन जो है इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन है और अब बताइएगा अपना स्कोर की कितना आपने सही किया है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में स्पेशल क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मज़ा आ गया हो क्वेश्चन में। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।